हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। देखिए, हमने अपने यहाँ तक के जो सवाल थे वो पूरे कर दिए थे। अब आज का जो हमारा सवाल है वो यह है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश है। कौन कौन से? मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कण्व। तो अब देखिए, अगर हम इस टेबल को देखें, इस टेबल को अगर हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पर आई, यानी सबसे बाद आई। उससे पहले कुषाणा, यहाँ पर आपको कनिष्क दिख रहा होगा। उसके बाद उससे पहले सातवाहन, उससे पहले कण्व, शुगा, मौर्य साम्राज्य, नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग और हरियंका डायनेस्टी। तो अगर आप देखो, इन चारों में सबसे पुरानी कौन सी है? मौर्य डायनेस्टी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद अगर हम अगला देखते हैं अपना, उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। अब देखिए, सन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लैक पकौड़ा भी बोला जाता है। वो है हमारे पास कोणार्क में। ये रहा हमारा वो सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल। ये रहा हमारा सन टेम्पल। उसका अगर हम अगला देखें, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखिए, आपको पता ही है हमारे क्या हुआ था इंडिया में। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आए थे हमारे यहाँ पर गजनवी। ठीक है, फिर गौरी, और उसके बाद आई हमारी दिल्ली डायनेस्टी। पढ़ते हैं हम सारी की सारी। तो देखिए, दिल्ली डायनेस्टी जब हम पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए दिल्ली सल्तनत में हम क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत में हम ये 5 डायनेस्टी पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी है? कब से कब तक है दिल्ली सल्तनत? 1206 से लेके 1526 तक। 5 वंश के बारे में, 5 डायनेस्टी के बारे में हमारे को पढ़ना पड़ता है। गुलाम वंश, जिसे मामूलुक या इलवरी तुर्क भी बोला जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश को स्लेव डायनेस्टी। और उनके जो पहले राजा थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे प्रथम शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिरजिर खां, बलहोर लोधी। अगर हम देखें, इनमें 2 क्वेश्चन और आते हैं कि सबसे लंबे समय तक कौन सी डायनेस्टी रही दिल्ली सल्तनत में, तो वो रही हमारी तुगलक। और सबसे कम समय तक वो रही हमारी खिलजी। तो ये हमारे पास 3 सवाल थे जो हमारे को पूछे जाते हैं। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन के बाद कौन हुए थे राजा स्लेव डायनेस्टी के? वो थे इल्तुतमिश। कौन थे वो? इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल। कौन, ये जो नीचे दिए गए नाम है ये मुगल से रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखोगे, दाम, जागीर, जीतल और मनसब। अब देखिए, जब हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं तो हम उनमें पढ़ते हैं इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश के कामों को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उनके कामों में। तो देखिए, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तुर्कान ए चहलगारी बनाई थी, 40 सदस्यों का समूह बोला जाता है जो। उन्होंने राजधानी कन्वर्ट की थी, लाहौर से दिल्ली लेके आए वो। उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जित्तल था, तो यानी ये जुड़ा हुआ है किससे? दिल्ली सल्तनत से, यानी स्लेव डायनेस्टी से, और ये मुगल डायनेस्टी से जुड़ा नहीं है। तो जित्तल हो गया हमारा। जित्तल किसका था? तांबे का था। और टंका किसका था? चांदी का था। और इन्होंने फारसी जो संस्कृति है उससे प्रभावित होकर एकता व्यवस्था शुरू की भारत में। उसके अलावा इन्होंने रजिया को, अपनी पुत्री को सुल्तान बनाया, ईरानी संस्कृति से प्रभावित होकर। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा हमारे पास जित्तल। जित्तल क्या है हमारे पास? तांबे का सिक्का। वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पुर्तगाली कल्चर फाउंड इन इंडिया। अब देखिए, इन्होंने पूछ रखा है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि गोवा, दमन एंड दीव। देखिए, जब हम यूनियन एंड टेरिटरी, एक चैप्टर होता है हमारे पास, यूनियन एंड टेरिटरी, एक चैप्टर होता है हमारे पास। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे राज्य हैं वो कैसे बने, यूनियन टेरिटरी है वो कैसे हमारे इंडिया में आई। तब हम देखते हैं गोवा एंड दमन द्वीप। तो ये देखा जाता है कि 1961 में गोवा, दमन एंड द्वीप को इंडिया ने एक्वायर कर लिया था। किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है, और उसके बाद 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इनको क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। यानी इनको क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। ठीक है, और 1987 द्वारा गोवा को क्या बना दिया गया था? एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी गोवा, दमन एंड द्वीप में किसका प्रभाव देखने को मिलता है? पुर्तगाली संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। और पुडुचेरी में किसका देखने को मिलता है? पुडुचेरी में देखने को मिलता है हमारे पास फ्रांस का। ठीक है, द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेज द फॉर्मर फ्रेंच। ठीक है,
पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, गोवा, दमन एंड द्वीप में किसका दिखता है हमारे को? पुर्तगालियों का। और हमारे पास पुडुचेरी में फ्रांसीसियों का, ये हमारे को पता होना चाहिए था। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें, क्या पूछा गया था हमारे से पूछा गया था भारत में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए? तो देखिए, गोवा में पाए गए। क्या हमारा आंसर है? गोवा। खालसा वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी? तो ये हम सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। थी 13 अप्रैल 1699 को किसकी स्थापना की थी? हमारे खालसा की। ठीक है, अब अगर हमारे पास देखें, गुरु से कुछ सवाल आते हैं। हमारे कितने गुरु थे? 10 गुरु थे, और 10 गुरु के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो सिख धर्म है उसकी स्थापना की गई थी गुरु नानक देव जी द्वारा। इन्होंने 3 चीज़ें की थी, सिख धर्म की स्थापना की, गुरु का लंगर स्टार्ट किया, और ये समकालीन थे किसके? बाबर के। ये 3 पॉइंट इनके बारे में हमारे को पता होने चाहिए। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने गुरु के लंगर को क्या कर दिया था? एक तरीके से पॉपुलराइज कर दिया था और एक्सपेंड किया था। उसके बाद इनका जो एक और नाम है लहना नाम से बुलाया जाता है गुरु अंगद देव जी को। उसके बाद आता है हमारे पास अमरदास जी ने क्या किया? जो आनंद कारज मैरिज जो सिखों में होती है उसकी शुरुआत की। उसके बाद ये समकालीन थे अकबर के। रामदास जी ने क्या किया था? अमृतसर की स्थापना की थी। उसके अलावा इन्होंने गोल्डन जो टेम्पल है उसको बनवाना शुरू कर दिया था। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की स्थापना की 1604 में। उसके बाद इन्होंने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन गोल्डन टेम्पल का, और इनको बनवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो सिख कम्युनिटी है उसको एक सैन्य संगठन के रूप में स्थापित करने का काम किया था। अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की, फोर्टिफाई किया अमृतसर सिटी को। ठीक है, गुरु हर राय जी के बारे में क्या पता होना चाहिए हमारे को? गुरु हर राय जी के बारे में ये पता होना चाहिए कि इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। हरकृष्ण जी ने क्या किया था? हरकृष्ण जी ने औरंगजेब से भेंट की थी। इनके बारे में ये पता होना चाहिए, हरकृष्ण जी ने औरंगजेब से भेंट की थी। तेग बहादुर जी को आनंदपुर की स्थापना की तेग बहादुर जी ने, और इनको औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। देखिए, तेग बहादुर जी को औरंगजेब द्वारा मरवाया गया, और गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले तो खालसा की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने बोला था 5 करार यानी केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ठीक है, और उसके बाद इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, इनको जो मुगल फौजदार था वजीर खां इनके द्वारा मरवा दिया गया। और इनके बलिदान को याद करने के लिए 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ए इज द राइट आंसर। अगला आता है हमारे पास, ब्रह्मा समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अब देखिए, ये टेबल हमने अभी पीछे 2 बार भी पढ़ा था। अब देखिए, अगर हम देखें आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1814 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा, ब्रह्मा सभा समाज दोनों की स्थापना की गई थी। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो दिया था हसरत मोहनी ने। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, किससे डील करता है? तो अगर हम देखें, वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, दल बदल विरोधी कानून। जो हमारा 10th शेड्यूल है वो किसके द्वारा किया गया था? 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा वो ऐड किया गया था। ठीक है, 10th शेड्यूल, ये हमारे को बताना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ 7 स्टेट। तो देखिए 7 स्टेट में कौन है 7 स्टेट का मेंबर? देखिए, तो हम 7 स्टेट को देखिए एक बारी। तो देखिए 7 स्टेट में कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर कौन है हमारा? त्रिपुरा इज द राइट आंसर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हेल्स फ्रॉम। अब देखिए वो कहां से थे? बिहार से थे। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या बोला था? बिहारी गांधी भी बोला जाता था। और वो जुड़े थे महात्मा गांधी से किसके थ्रू? चंपारण सत्याग्रह के थ्रू, जो हुआ था 1917 में। हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सार्वजनिक खजाने का संरक्षण किसे बोला जाता है? कौन कहलाता है? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो देखिए ये हमारे पास आर्टिकल जो पढ़ने होते हैं जब हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे कौन सा पूछा गया? आर्टिकल 162, ये बोल रहे हैं 164, 165 एंड 167। तो इसमें बताया गया है कि क्या ड्यूटी है हमारे पास? सीएम की कुछ ड्यूटी है कि उन्हें गवर्नर को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। 3 ड्यूटी दी है हमारे पास, ये ड्यूटी हमारे सीएम की। ठीक है, उसके बाद 165 में क्या बोला गया? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सही, इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 150 में, सॉरी 165 में क्या बोला था? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 30 मेंबर। किसके हैं वो? हमारे पुडुचेरी। द अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन मंडल पंचायत उनका मुख्य रोल था। पहले प्रथम चुनाव कब हुए थे हमारे भारत में? वो थे 1951 में। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंह भूम, जो सिंह भूम है किसके लिए है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में प्रथम ट्रेन कब स्थापित हुई? तो वो हुई हमारे पास 1853 में। तो देखिए कब, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1989। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से। अभी हमारा सबका करंट अफेयर था। Which one of the following method of soil conservation is most effective in arid area? कौन सा हमारे पास मिडल की कौन सी विधि शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी है? तो कौन सी हमारे पास? वो है हमारे पास शेल्टर बेल्ट, रक्षण बेल्ट। द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, देखिए कॉमन करेंसी यूरोपियन यूनियन की क्या है? यूरो। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारे पास? वीनस, शुक्र ग्रह। डे एंड नाइट आर इक्वल एट, तो देखिए डे और नाइट दिन और रात हमारे होते हैं हमारे पास इक्वेटर पे। देखिए इसके लिए हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ज्योग्राफी से जुड़ी हुई क्वेश्चन जैसे पहली है क्लोज टू द सन, जब जो हमारे सबसे पास होता है सन वो कब होता है? 3 जनवरी को। एपिलियन यानी हमारे सबसे दूर होता है 4 जुलाई को। अर्थ टिल्टेड ऑफ है 23.5 डिग्री पे, टिल्टेड एट है 66 डिग्री पे। वर्नल इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो 21 मार्च को होता है। इसी का अपोजिट ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सन की पोजीशन है वो इक्वेटर पे होती है। उसके बाद समर सॉल्स्टिस ये 21 जून को, यानी जो उत्तरी उत्तरी एरिया में, ठीक है, उत्तरी हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे और रात क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस यहाँ पर उत्तर वाले हेमिस्फीयर में क्या होगा, रातें बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे 22 दिसंबर को, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन हमारे पता होना चाहिए, किससे, ज्योग्राफी से रिलेटेड और डेट्स भी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, कब होता है दिन और रात बराबर? हमने देखा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और इन सिचुएशन पे जो सन होगा उसकी पोजीशन इक्वेटर होती है। कहां पर होती है? इक्वेटर पे होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट के बारे में पूछ रखा है, तो देखिए ये हमारे ओशन करंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें, देखिए ये हमारे ओशन करंट। अब कौन कौन से हमारे लैब्राडोर है, अगर लैब्राडोर देखिए, देखिए कौन सा हमारे पास कोल्ड करंट है, ठीक है। फिर हमारे पास गल्फ स्ट्रीम, देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है हमारे पास कैसी है, वार्म करंट है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कैनरी भी कैसा है हमारा, कोल्ड वाटर करंट है। यानी हमारा गर्म कौन सा मिला हमारे को, गल्फ स्ट्रीम क्या है हमारे पास, वार्म ओशन करंट है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो हमारा वार्म ओशन करंट है। ये हो गया हमारे पास। अब अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारी, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। मीथेन ग्रीन हाउस गैसेज, हेलोकार्बन ग्रीन हाउस गैसेज है, ओजोन ग्रीन हाउस गैसेज, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन आर्गन जो है वो इसमें नहीं था टेबल में भी, और वैसे भी ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती। टुंड्राज आर, अब देखिए टुंड्राज क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठंडा मरुस्थल। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, ब्रह्मपुत्र। द मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट, तो वो कहाँ पर है हमारे पास, असम में है। तो असम के एक बार सारे के सारे नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो देखिए असम में 7 है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये गवर्नमेंट ऑफ असम की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। कितने हैं, 7, काजीरंगा, मानस, डिब्रू, नामेरी, ओरांग, दिहांग और रायमोना। ये हो गया हमारे पास असम के सारे के सारे। अगला आता है हमारे पास, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है हमारा, तो लॉन्गेस्ट है हमारा हीराकुंड डैम। अब आपको बताना है ओल्डेस्ट डैम। अब आप बताएंगे ओल्डेस्ट डैम इंडिया का कमेंट बॉक्स में कौन सा है, ओल्डेस्ट डैम, ठीक है, और एक हाईएस्ट डैम, 2 ओल्डेस्ट डैम और हाईएस्ट डैम, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, तो वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ जिप्सम। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, कौन सा है हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी का, तो वो है हमारे पास लीवर, बी इज द राइट आंसर। बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो वो है हमारे पास लीवर के द्वारा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल राज्यसभा सीट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो देखिए इसका आंसर होगा 3। अगर हम देखें लोकसभा से होती है 4, विधानसभा से होती है 68। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो एस चक्रवर्ती क्या है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है, द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश वो है हमारे पास देवदार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन एक भिन्न है, बाकी 3 सही है और एक अलग है, तो वो आंसर होगा हमारे पास, वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ए है हमारे पास वो बाकी 3 से अलग है। एज विजुअल इज रिलेटेड टू सीक्रेट, इन द सेम वे सक्सेस इज रिलेटेड टू विच, जैसे विजुअल का उल्टा हुआ सीक्रेट, जैसे प्रकट का उल्टा हुआ गुप्त, विलोम हुआ, वैसे सक्सेस का उल्टा क्या होगा, विफलता, फेलियर। हु हैज़ बीन, ये उस वक्त का हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम देख लें न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है, तो केपी शर्मा ओली है, जिन्होंने 2024 में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे वो नेपाल के, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे उस वक्त के करंट अफेयर हैं। अब आया हमारा इंग्लिश। अब देखिए बोला गया है फिलिंग द ब्लैंक्स बनना हमने कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टैंडिंग, ठीक है। क्या आएगा, स्टैंडिंग आएगा। एनोनिम्स ऑफ द फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी काम को आसान करना, ठीक है। टू मेक ईजियर, तो हिंडर का क्या मतलब होता है, टू मेक डिफिकल्ट, तो ये होगा हमारे पास इसका अपोजिट। करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग देखिए इसका क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग बी इज द राइट आंसर। रोपण का विपरीत तार्थक है, तो देखिए रोपण का क्या मतलब होता है कि
किसी चीज़ को लगाना, और उन्मूलन क्या होता है, निकाल देना। यथाक्रम, यथाक्रम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। आकाश पाताल एक कर देना, ये क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रीक्रिएट।